दिल्ली में तुर्की से करवाया गया धमाका। क्या तुर्की से हुक्म आया दिल्ली में लाल किले पर धमाका करने का? और आखिरकार एक और बारूदी कार की तलाश क्यों हो रही है? कहा जा रहा है कि धमाके हो सकते हैं आगे भी। बड़ी सनसनीखेज खबरें हैं। और बिहार में कौन जीता ये भी बताएंगे आपको। ये दो तीन बड़ी खबरें आपके सामने एक एक करके रखने जा रहे हैं। आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आजाद। दिल्ली में 2 रात पहले हुए धमाके में अब एक और कार की तलाश है। ये एक लाल कार है। पुलिस को शक है इसमें विस्फोटक हो सकते हैं, एक्सप्लोजिव हो सकते हैं और इससे भी कोई धमाका किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक लाल किले के पास कार धमाके के सिलसिले में अब पुलिस एक और गुनाहगार की तलाश में जुटी है। दिल्ली पुलिस ने सभी थानों, चौकियों और बॉर्डर चौकियों को यह हुक्म दिया है कि वो इस लाल इको स्पोर्ट कार की तलाश में चौकन्नी रहें। कार का नंबर DL10CK 0458 है। इस कार को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की कम से कम 5 टीमें बनाई गई हैं। सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से लगते उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे सूबों की पुलिस को भी इस कार को लेकर अलर्ट किया गया है। आपको भी ये कार दिखे कहीं तो दिल्ली पुलिस को फौरन बताएं। अभी तक की तहकीकात में मिले सुरागों से पुलिस को यह अंदेशा है कि ये कार भी विस्फोटकों से भरी हुई, एक्सप्लोजिव से भरी हुई हो सकती है। और संदिग्धों ने सिर्फ एक वारदात नहीं बल्कि 200 IEDs के जरिए 26/11 जैसे धमाके करने की साजिश रची थी। 200 IEDs के जरिए। खबरों के मुताबिक इनके टारगेट्स में लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो सब दिल्ली में है, गौरी शंकर मंदिर, बड़े मॉल और देश भर के रेलवे स्टेशन शामिल बताए जा रहे हैं। ज्यादातर टारगेट्स दिल्ली में। सरकारी चुप्पी और सोशल मीडिया की तेज रिपोर्टिंग के बीच आम लोग डर और गुस्से की मिले जुले एहसास में हैं। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि अगर किसी ने वो नंबर या गाड़ी देखी है तो फौरन नजदीकी थाने को इत्तला दें। आप भी बता दीजिएगा क्योंकि आसपास आपके कहीं कोई नागहानि ना हो जाए, इसको लेकर अंदेशा लगातार बना हुआ है, खदशा भी है, लिहाजा आप भी अलर्ट रहें। अब सुनिए दूसरी बड़ी खबर। लाल किला ब्लास्ट में तुर्की कनेक्शन का जिक्र जोर पकड़ रहा है। तुर्की का नाम सामने आ गया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके का धागा तुर्की से जुड़ता दिख रहा है। 12 नवंबर की खबर है ये। अब यकीन नहीं होता तो हिंदी मीडिया की खबरें देख लीजिए। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि सोर्सेस के मुताबिक इस वारदात के मेन संदिग्ध जो है डॉक्टर मोहम्मद उमर उर्फ उमर उन नबी और फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े दूसरे संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल शकील, दोनों के पासपोर्ट रिकॉर्ड्स में तुर्की के सफर के सबूत मिले हैं। अखबार लिखता है कि इंटेलिजेंस सोर्सेस का कहना है कि इन दोनों को तुर्की से ही भारत में आतंकी साजिशें अंजाम देने के ऑर्डर मिल रहे थे। दोस्तों, ये तुर्की पर एक बड़ा इल्ज़ाम है जिस पर एर्दोगान को सफाई देनी होगी। और अगर भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ऐसे कोई इनपुट नहीं दिए हैं अखबार को तो फिर अखबार से सवाल करने होंगे। नवभारत टाइम्स के मुताबिक तो ये धमाका तुर्की ने ही करवाया है तो सवाल तो पूछना लाजमी है। अखबार ये भी लिखता है कि दिल्ली धमाकों की जांच कर रही एजेंसियां अब तुर्की लिंक की गहराई में उतर चुकी हैं क्योंकि उमर और मुजम्मिल ने कुछ संदिग्ध टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद ही तुर्की का सफर किया था। तुर्की जाने की जितनी भी डिटेल्स हैं वो पासपोर्ट्स की छानबीन से सामने आई हैं, ये कहा गया है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जांच के शुरुआती दौर में ही ये साफ हुआ था कि तुर्की और अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में बैठे हैंडलर्स लगातार लाल किले ब्लास्ट के सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर और फरीदाबाद मॉड्यूल के बाकी मेंबर से कांटेक्ट में थे, ये कहा गया। तो क्या तुर्की में वाकई किसी बैठे हुए हैंडलर ने भारत में धमाका करने का हुक्म दिया है या फिर यह महज एक खबर है और ऐसी खबर जिसकी बुनियाद कोई नहीं? क्योंकि अगर भारत की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने यह बात कंफर्म नहीं की तो नवभारत टाइम्स से पूछा जाना चाहिए कि उन्हें ये किसने इनपुट दिया है, उन्हें कैसे पता चला, या बस खबरों को क्रिस्प करके पेश किया जा रहा है। तुर्की और भारत के ताल्लुकात खराब तो हो रहे हैं, इतने नहीं कि तुर्की हमारे यहाँ ब्लास्ट करवा दे, और करवाया है तो फिर तुर्की से इसका हिसाब भी लिया जाना चाहिए। कैसे लिया जाएगा पता नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है,
रेबल वॉरियर्स ने नरेंद्र मोदी का एक पुराना ट्वीट उठाकर चस्पा किया 29 अप्रैल 2014 का, जब वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे। तब उन्होंने कहा था, इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। हिंदुस्तान को एक मजबूत हुकूमत की जरूरत है। मोदी डज नॉट मैटर। मतलब मोदी की कोई वक्त नहीं है। मोदी जरूरी नहीं है कि मोदी प्रधानमंत्री हो। मैं तो वापस जाऊंगा जी और चाय का स्टॉल खोल लूंगा, बट द नेशन कांट सफर एनीमोर। लेकिन अब भारत को और ज्यादा दुख या तकलीफ या नुकसान नहीं उठाने चाहिए, सफर नहीं करना चाहिए, ये उनका कहने का भाव था। तो ये ट्वीट आज वायरल किया जा रहा है और कहा जा रहा है रेबल वॉरियर्स की तरफ से, हेलो नरेंद्र मोदी, प्लीज रिजाइन। ये एक एक्स हैंडल है और ठीक ठाक हजारों में इनके फॉलोअर्स हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट में कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। भास्कर ने भी लिखा है, दिल्ली ब्लास्ट जनवरी से रची जा रही थी साजिश। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी लेडी टेररिस्ट। इन्होंने टेररिस्ट कह दिया, हमारी हुकूमत ने टेररिस्ट अटैक नहीं कहा। प्रधानमंत्री मोदी अस्पतालों में घायलों से मिले, आ गए वापस मुल्क। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी कोई डॉक्टर। इस अखबार ने यह नहीं पूछा कि 2 साल तक एजेंसियां, पुलिस, इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, उनका काम क्या है, सैलरी किस लिए उठाते हैं। पूछा ये इंटेलिजेंस फेलियर किसका है, किस एजेंसी का है, किस अफसर का है, वो अफसर किस मिनिस्ट्री के मातहत आता है, उस मिनिस्ट्री में कौन बैठा है, पूछा। वहां तक सवाल नहीं जाएंगे। लोग मिल गए, उन पे इल्जाम डाल दीजिए, ठीक है, अच्छी बात है, पकड़ लिया, बहुत बढ़िया है, सजा दो अगर कल्प्रिट पाए जाते हैं। लेकिन फेलियर किसका है, नाकाम कौन हुआ। हम पुलवामा में भी नाकाम हुए थे। एयर स्ट्राइक की, बहुत अच्छा किया, दहशतगर्द मार दिए, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो एयर स्ट्राइक हुई कैसे। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमारे एक सीनियर बात बात पर एक ही शेर पढ़ा करते थे, ऐसे ही मौकों पर हम दोहरा देते हैं, पुराना शेर है, उनका नहीं था। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आप क्या कर रहे थे हुजूर। और अब बिहार चलते हैं, सियासत की बात कर लेते हैं, क्योंकि और सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। फिलहाल दिल्ली मामले में तो अभी और कई अपडेट्स आएंगी। अभी 17 एजेंसियों के सर्वे में एनडीए की सरकार दिखाई जा रही है। एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में एनडीए को 43%, महागठबंधन को 41% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। ये 2% के वोट शेयर में सरकारें बनती तो बिगड़ती हैं, लेकिन इतना बड़ा 2% में हेरफेर हो जाए कि एनडीए को 154 सीट दिखाई जा रही हूं और महागठबंधन को 83, ये बात कुछ हलक से नहीं उतरती। 2% में क्या इतनी मार्जिनल जीत और हार होने जा रही है कि 1-2 हजार वोट से, 3-3 हजार वोट से प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। तभी 41 और 43% का दोनों बड़े अलायंसेस के बीच में फर्क है, और सीट का इतना फर्क के लगभग 2 गुना। तो फिर इसका तो मतलब है कोई एक ही आध कोई जीतेगा बड़े मार्जिन से, सब 1000, 2000, 5000 इन्हीं इतने ही वोटों से जीतेंगे, तभी ये मुमकिन हो सकता है। जो मेरी समझ कहती है, मैं गलत भी हो सकता हूं। तो ये, और इनका सैंपल साइज क्या है, बिहार में कितने, बिहार के लोग मुझे अगर वीडियो देख रहे होंगे तो बताएंगे, उनके पास कभी जिंदगी में ये एग्जिट पोल वाले, अब मेरे पास नहीं आया, मैं तो खैर मीडिया में ही रहा, दफ्तर में ही बैठा रहा चुनाव। आपके पास आया कभी कोई एग्जिट पोल वाला? ये किन लोगों से सर्वे करते हैं, क्या सैंपल साइज है इनका, किस लोकेलिटी में किया इन्होंने, क्या वहां पर मिक्स आबादी रहती थी, ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। दूसरी बात, एक और हेडलाइन, और ये सभी की है, एक अखबार को हम इसमें कुछ नहीं कह रहे। बिहार के रुझानों में एनडीए सरकार, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, यानी 59 से 68 सीटें मिलेंगी, जेडीयू दूसरे नंबर पर, जबकि वो पीके कह रहे हैं कि 25 सीट आ जाए अगर जेडीयू की तो हम राजनीति छोड़ देंगे। नीतीश 25 नहीं जीत रहे। आरजेडी को 51 से 63 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, एनडीए को 145 से 60, महागठबंधन को 73 से 91।
बहुमत के लिए चाहिए 122। इस तरीके से एनडीए की तो सरकार फुल फ्लैश बन जा रही, कल कहानी साफ हो जाएगी। लेकिन ये कैसे हो रहा है? 5 लाख महिलाओं की ज्यादा वोट से नीतीश की वापसी। 2020 में 167 सीट पर महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की, 92 सीट एनडीए ने जीती। इस साल भी महिलाओं ने ज्यादा वोट किया, लेकिन ये कैसे तय हो गया या होगा कि एनडीए जीत रही है? बिहार में कौन जीता, जो मैंने लिखा थंबनेल में, तो मुझे लग रहा है उसका जवाब यह है कि बिहार में एग्जिट पोल जीता, और आज तक के लिए तो जीता है, मतलब आज की तारीख तक के लिए, चैनल नहीं। और अगर कल यही नतीजे आए तो समझ लीजिए कि एग्जिट पोल जीत गया जी। वोट चोरी ये सब मुद्दे पीछे रह गए, और विपक्ष को तो ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि जब तक एक बहुत बड़ी तब्दीली वो अपने अंदर नहीं लाएंगे, उनकी राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। उनकी रैलियों में भीड़ जुटती रहेगी, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, या फिर उन्हें पूरी इलेक्शन की जो प्रोसेस है उसे कुछ नया आकार देने के लिए, कुछ और उसमें इम्प्लीमेंटेशंस करवाने के लिए इस सरकार पर भी, कोर्ट पर भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी कुछ प्रेशर बनाने होंगे, उनसे अपीलें भी करनी होंगी। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहा हूं मैं, कहीं मेरी यही बात पकड़ लें, तब तक तो जीत मुमकिन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।